एक मिनट, क्या आ रहा है बैकग्राउंड से? नॉइज आ रहा है। ओके। जो आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। और ये हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, ऑल अबाउट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन। कैन एनीबडी टेल मी who was the king during the French Revolution? लुई 16। Yes, Louis लुई 16. And 16। the, yes, and the Louis 16 was very absolute ruler, बहुत ही अत्याचारी शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा पर शासन किया हुआ था। तो उनके इस शासन के अत्याचार को देखते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक आउट हो गया था ऑन जुलाई 14 1789। और उन उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी और लिबर्टी जैसी दो शब्द सामने आ गए थे, आइडिया ऑफ नेशन राइज अप हो गया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक्चुअली शुरुआत होती है वर्ड नेशनलिज्म की। एक्चुअली व्हाट इज द वर्ड नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फेथफुलनेस टुवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति असीम प्यार होना, देश के लिए बलिदान दे देना, देश के लिए लड़ मरना, दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। तो यूरोप में जो अगर हम देखें नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई है वो कब आई है? नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही आई है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसका जो आइडिया था नेशन को, और वो क्या था? लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। Liberty and democracy were the two ideas which were spread in the whole of the world. और आप जानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका जो स्लोगन था, और वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या था? लिबर्टी एंड फेडरलिटी। यस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रांस। ऐसे ही मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ गया। फिर ऐसा ही एक एज आई जिसमें एज ऑफ रिवोल्यूशन आ गया। एज ऑफ रेवोल्यूशन इसका टाइम पीरियड था 1830 से लेकर 1848 में। देन मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली दो ऐसे कंट्रीज थी जो यूनाइट हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। फिर नेशन कैसा था? विजुअलाइजिंग द नेशन। देन लास्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। दिस इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर बच्चों, जिसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। वी आर we are going to study about the French Revolution. After the French Revolution, then rise of nationalism in Europe, then age of revolution in 1830 to 1848, then Germany became united and Italy became united। जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। नेशन को विजुलाइज करना और नेशनलिज्म और इम्परियलिज्म की फीलिंग्स का स्प्रेड होना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हियर यू कैन सी द पिक्चर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज अ पेंटिंग। ये पेंटिंग जो थी विच शोज द फ्रीडम इन फ्रांस। तो 1848 में फ्रेडरिक सोल्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने एक सीरीज प्रिपेयर की, चार पेंटिंग्स की, चार प्रिंट की, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया, उन्होंने शो किया हिज ड्रीम। ठीक है। ही मेड अ पेंटिंग ऑफ 4 सीरीज इन विच ही विजुलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, विश्व का, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ही कॉल्ड देम। तो उसने उस उन पिक्चर्स में जो बातें कही वो क्या थी? ही ट्राई टू शो डेमोक्रेसी, social and republic in his painting. Who was Frederick Serre? Who was Frederick Serre, बच्चों? हम एक आर्टिस्ट थे। He was an artist. And how many paintings he made? 4। Yes, 4 series of 4 printings he made. And the topic based on
democratic and social republic. He called them democratic and social republic. Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. The first print, first figure जो आप देख रहे हो, this is figure number 1. ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्लैग उन्होंने हाथ में उठाए हुए हैं, ऊपर जो है आप देख रहे हो जीसस जो क्राइस्ट है उन्होंने अपना लोगों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पेंटिंग में उन्होंने लिबर्टी को शो करने की कोशिश की, इस पेंटिंग में उन्होंने डेमोक्रेसी को शो करने की कोशिश की है। ठीक है, The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in long train, offering homage to Statue of Liberty as they pass it by. तो वो अपना समर्पण कर रहे हैं, किसको अपना नतमस्तक हो रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे, कि हम क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हु वर द पीपल फ्रॉम बेटा which places? It. Yes, Europe and America, and all the men and women of all ages and social classes marching a long rain and they paying homage, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। समझ में आ गया सब बच्चों को? रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया तो। मेरे में रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं, यस यू कैन से यस आल्सो इफ यू हैव अंडरस्टैंड। Yes, please. Okay. As you would recall, the artist of the time of French Revolution personified the liberty as female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears on one hand and character of right of man of character and order. तो अगर हम देखें तो बेटा ओवरऑल इनकी पेंटिंग्स का मेन मकसद क्या था? इनकी पेंटिंग का मकसद था कि वी ऑल आर लिबरेटेड नाउ, हम सब स्वतंत्र हो चुके हैं, हम जो है डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और उस अर्थ पे जो ऑब्सोल्यूट, द वर्ड ऑब्सोल्यूट आया, ऑन द अर्थ in the foreground of image lies the shutter remains of symbol of absolutism, यानी कि ऑब्सोल्यूटिज्म को खत्म कर दिया जाए। ऑब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या था कि जो किंग जैसे कि लुई 16 थे वो ऑब्सोल्यूट रूलर थे। ऑब्सोल्यूट रूलर का मतलब क्या होता है? ऐसा शासक जिसपे असीमित शक्तियां हैं और जो अपनी प्रजा पर क्या करता है? अत्याचार करता है। ठीक है, तो जो सोलियो थे उनका जो यूटोपियन विजन था, द पीपल ऑफ द ग्रुप एज डिस्ट्रिक्ट नेशन आइडेंटिफाई देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, कि उन्होंने जो उनका जो विजन था पेंटिंग बनाने का, उनका मेन मकसद था कि लोगों के अपने देश के झंडे हो उनके हाथ में और उनकी अपनी एक राष्ट्रीय पोशाक भी हो। Leading the processes were the pass of Statue of Liberty, a United States and Switzerland, by which the time was already nation state. और उनका जो मेन मकसद था, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को और स्विट्जरलैंड को दिखाने की कोशिश की, जिसमें कि ऑलरेडी वो नेशन स्टेट बन चुके थे। एक्चुअली नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ पीपल टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द नेशन। लोगों की नेशंस के प्रति कैसी आस्था है, उनका अपना एक नेशन होना चाहिए, एक फादरलैंड होना चाहिए, एक सिटीजन होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द नेशन स्टेट। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब क्या हुआ, जो फ्रांस था ना वहां पे ट्राई कलर आ गया, ट्राई कलर का फ्लैग आ गया एक तरीके से। has just reached the statue. Yes, आपके पीछे में अजीब सी नॉइज आ रही है मैम। अब बेटा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं इसको अगर छेड़ती हूँ तो आपकी क्लास स्किप हो जाएगी। कल भी ऐसे ही हुआ था। अब हो रही है? इसमें मतलब जब आप बोल रहे हो तभी वो नॉइज आ रही नहीं, तब आपके पास नॉइज मिक्स हो जा रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना वैसे? इसमें अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर नॉइज आती है, तब आपकी आवाज सुनाई नहीं देती साफ। तो कोई भी जब रिकॉर्डिंग होगी तो देख लेना बेटा। अभी तो आपको समझ आ रहा है ना इस समय? तो जो फ्रांस थे वो रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर को फॉलो करते थे, एंड दे रीच द स्टैच्यू एंड शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी वेयरिंग द, अब इन्होंने एक फिगर बना दिया फ्रांस में,
जैसे कि जर्मनी में बनाया गया था, जिसमें कि ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो फ्रांस का जो ट्राई कलर है उसमें कौन से कलर है? ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक है। इसी एट द सेम टाइम जो सरयू है, उन्होंने क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। तो जो उन्होंने अपने हाथों में फ्लैग कैरी किया हुआ है, वो उनकी यूनिटी को शो कर रहा है। ठीक है, उनकी लिबर्टी को शो कर रहा है। और बहुत सारे जो जर्मन स्टेट थे, लार्ज नंबर, वो अपने आप को नेशन स्टेट में बता चुके थे। तो ओवरऑल हम देखेंगे जो फ्रेडरिक सेड्यू की जो पेंटिंग्स हैं, उसमें लिबर्टी और डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को शो किया गया है। ठीक है। धीरे धीरे ये अन्य यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंच गया, जैसे कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, रशिया है, जहाँ पे यूनिटी आ गई, जहाँ पे लिबर्टी आ गई, जहाँ पे इक्वेलिटी आ गई, जहाँ पे फ्रेटर्निटी आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस वाज द विजन सेट बाय हूम? बाय द फ्रेडरिक सेड्यू। तो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना होना। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है बच्चों? भाईचारे की भाईचारे की भावना होना। भाईचारे की भावना होना। ठीक है। तो ये जो बंधुत्व की भावना थी, फ्रेटर्निटी की जो भावना थी, वो पूरे विश्व में फैलने लगी थी। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। During the 19th century, nationalism emerged as force which brought about sweeping change in political and mental world of the Europe. अब जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? मैम देशभक्ति। हाँ बेटा। मैम देशभक्ति। हाँ, देशभक्ति हो। तो देखिए, 19th सेंचुरी में जो था, यूरोप में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, और जिससे कि यूरोप का जो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड था यूरोप में, वो चेंज होने लगा। And at the end, the result of these changes was emerge of nation state in place of multinational dynastic empire of the Europe. इस लाइन का मतलब है कि जब यूरोप के देशों में नेशनलिज्म की भावना आने लगी, तो सारे जो कंट्रीज थी वो नेशन स्टेट के रूप में आ गए, इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यानी कि राजाओं के राजतंत्र के शासन खत्म होने लगा, और सारी कंट्रीज में नेशन स्टेट डेवलप हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो राइज अप हो गई थी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? Nationalism means they're proud of our nation and feeling of proudness of our nation. ओके, ऑफ नेशन। ठीक है। तो जो नेशन स्टेट से बच्चा, उसने किसको रिप्लेस किया? नेशन मैम स्टेट कैन था, यू? नेशन जो स्टेट्स बने थे ना बेटा, उन्होंने किस चीज को खत्म कर दिया था? मैं मोनार्टी को। मोनार्की। वेरी गुड। डायनेस्टिक एम्पायर्स को खत्म कर दिया था, मोनार्की को खत्म कर दिया था। इज इट क्लियर? आई होप फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म यूरोपियन कंट्री में राइज अप होने लगा था, जिसके चलते पूरे यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे थे, और वहां पे नेशन स्टेट्स बनने लगे थे। और उसके स्थान पे नेशन स्टेट से पहले जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, यानी कि राष्ट्रपति शासन था, वो खत्म हो गया था। आई होप ये बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके बेटा। अब क्या हुआ, जो कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट था, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ clearly defined territory had been developing over a long period in Europe. अब क्या हो गया कि एक जो पावर्स थी ना, उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया, और सॉवरेन कंट्रोल मतलब कि देश क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और उनमें किसी का भी फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि दूसरे देश उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एक देश की एक सीमा होगी मॉडर्न स्टेट में, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज पावर होंगी, और कोई भी
वहां पे सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब था वहां पे कोई भी विदेशी शासन जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इट मीन ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में प्रैक्टिस होने लगी मॉडर्न स्टेट की, जहां पर केंद्रीकृत सत्ता होगी, सेंट्रलाइज पावर होगी, जहां पर सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब होता है कंट्री फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, और एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, एक डेफिनेट उसकी बाउंड्री होगी, एक डेफिनेट लैंड होगा उसके पास शासन करने के लिए। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैम क्लियर है मैम। ओके बेटा। But the nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and share the history of itself. अब जो नेशन स्टेट्स बनने लगे थे ना, तो इससे क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन थे वहां पे, या लार्ज नंबर ऑफ जो नागरिक थे वो, और नॉट ओनली सिटीजन यानी कि वहां का जो शासक था वो भी इंक्लूड हो गया, जिसने कि वहां के उस एरिया को में कॉमन आइडेंटिटी लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया को हम मान लेते हैं कि इंडिया एक नेशन स्टेट है, और जहाँ पे अधिकांश जो नागरिक है वो यूनाइट हो रखे हैं। कॉमन उनकी आइडेंटिटी, कॉमन पहचान। हमारे देश की कॉमन पहचान क्या होगी, कोई बता सकता है बच्चा? हमारे देश की कॉमन पहचान क्या होगी बेटा? मैम आधार कार्ड। आधार कार्ड दिए रही, और बच्चों हमारा नेशनल एंथम है ना, हमारा नेशनल फ्लैग, ये क्या है हमारा, हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, दैट बिलोंग्स टू इंडिया। इज इट क्लियर? This commonness did not exist from time immemorial. It was forged those through the struggle. ये इतनी आसानी से नहीं आया है, लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, इज इट क्लियर सब बच्चों को? मेरे ख्याल से आई होप बच्चों को क्लियर हो गया होगा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, और डायनेस्टिक रूल्स क्या होते हैं, या ऑप्शनलिज्म क्या होता है। इन चार टर्म्स में कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, ऑप्शनलिज्म एंड डायनेस्टिक अंपायर, इन चारों में कोई बच्चों को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं। मैम लास्ट के 2 पॉइंट समझा दीजिए। बेटा पहला हमने पढ़ा नेशनलिज्म, फिर हमने पढ़ा नेशन स्टेट, फिर हमने पढ़ा ऑप्शनलिज्म। ऑप्शनलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे जो रूल है वो या तो वन मैन के पास होगा या ग्रुप ऑफ कुछ लोगों के पास होगा। जैसे कि फ्रांस में लुई 16 के पास था, रूल वाज ओनली अंडर द हैंड्स ऑफ लुई 16 एंड द नोबल्स ऑफ द फ्रांस, तो उसको हम ऑप्शनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, देन हमारा डायनेस्टिक रूल का मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन है, जहाँ पे राजा के बाद उसका पुत्र क्या बनेगा, राजा ही बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टिक रूल बोलते हैं। Is it clear? यस मैम। ओके, अब हम चल रहे हैं the French Revolution and idea of nation. The first clear expression of nation came from French Revolution in 1789। आप सभी बच्चों को पता है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में रेवोल्यूशन ब्रेक आउट हो गया था। तो जब ये फ्रांस में जो थे कुछ लोग जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने फ्रांस के बास्टिल के किले को गिरा दिया था। ठीक है, और जो कैदी लोग थे वो रिहा होने लगे, बंदी जो थे वो क्या होने लगे, वो जेलों से छूटने लगे। तो ये जो फ्रांस का बास्टाइल के किले टूटने का कारण था, ये दिस शोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। इज इट क्लियर? Raise your hand if it is clear to you all. Raise your hand. Can it repeat? My question is बेटा कि फ्रांस में नेशनलिज्म कब आया?
कब से शुरू हो गया एक तरीके से? मैम 18th सेंचुरी से। ओके, इट इज फ्रॉम द 18th सेंचुरी, राइट। 18th सेंचुरी में जब बेटा फ्रांस की, अभी मैंने आपको क्या बताया, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था, कब से नेशनलिज्म शुरू हुआ है वहां पे, ठीक है। एंड फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटरी स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ अब्सोल्यूट मोनार्क। अब्सोल्यूट मोनार्क कौन था उनका? हु वाज अब्सोल्यूट मोनार्क इन फ्रांस? वासु, फ्रांस का राजा कौन था भाई? मैं आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। Who was the French king? I'm Louis 16. Yes, very good. Louis 16 was the France king. तो फ्रांस के किंग जो था वो हार गया था, जिसके कारण जो था फ्रांस में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो था वो स्टार्ट हो गया था। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द वे टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जैसे कि आई टोल्ड यू व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का स्लोगन क्या था? हेलो, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रांस? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इज इट क्लियर? विनय कुमार, what was the slogan of France? मैम इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम। नहीं बेटा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब क्या हो गया था कि फ्रांस में नया संविधान बन गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, न्यू डेस्टिनी आ गई उनके अंदर, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस that could create a sense of collective identity amongst the French people. तो जितने भी फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने नए सुधार वहां पे ले आए, कुछ नई प्रैक्टिस ले आए, ताकि फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके। क्योंकि फ्रांस क्या हो चुका था? आजाद हो चुका था। किससे? फ्रांस किससे आजाद हो चुका था? किसके शासन से? मैम लुईस 16 से। यस, लुईस 16 के शासन से फ्रांस क्या हो चुका था? आजाद हो चुका था, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि वहां पर जो था रिवोल्यूशनरी जो थे वो सोचने लगे कि फ्रांस में नए सुधार कैसे लाया जा सके, और वहां पर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके फ्रांस के लोगों में। देखो, दिस इज द, ये एक बेस्टाइल का किला है जो कि तोड़ दिया गया था, इसमें से बंदियों को क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। When it was broke down, सार्थक, बेस्टाइल के किले को कब तोड़ दिया गया था? बेस्टाइल के किले को कब? यस, 1789, 14 जुलाई 1789। यस। अब फ्रांस में क्या हुआ? चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग 1789। यानी कि ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये फ्रांस में सामूहिक पहचान को बताते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी को बताते हैं, ठीक है बेटा। दिस टेल अबाउट द कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रांस। सबसे पहला था आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड द ली सिटियोन emphasize the nation to united community enjoying equal rights under a constitution। तो जो संविधान के अनुसार फ्रांस में जो बनाया गया, वहां पे बनाया गया आइडिया ऑफ ला पात्रे, यानी कि फ्रांस की अपनी एक भूमि होगी जिसको कि फादरलैंड बोला गया है, जिसको कि पितृभूमि बोला गया है, और उस पितृभूमि में, उस फादरलैंड में उसके सिटीजन भी होंगे,
ली सिटियोन मतलब सिटीजन्स, और ला पात्रे मीन्स द फादरलैंड। ला पात्रे मीन्स, ला पत्रे का मतलब क्या बेटा? मैम फादरलैंड। वेरी गुड। ली सिटियोन का मतलब क्या है? मैम दिस सिटीजन। सिटीजन। तो जो फ्रांस वो है, लीज फिक्स हुई है ना। हाँ, जो फ्रांस है उसका अपना एक लैंड होगा, और उसमें उसके नागरिक होंगे जिनको कि इक्वल राइट्स दिए जाएंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत। तो संविधान के अनुसार फ्रांस में रहने वाले जो नागरिक थे उनकी अपनी एक फादरलैंड होगा, उनकी अपनी भूमि होगी, और जिनको कि इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। समझ में आया विनय कुमार? यस मैम। समझ आया बेटा ये पहला पॉइंट? यस मैम। वासु? यस मैम। ओके बेटा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि फ्रांस में न्यू फ्रेंच फ्लैग आ गया, ट्राई कलर का था, was chosen to replace the रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो पहला झंडा था उसके स्थान पर वहां पे ट्राई कलर का झंडा आ गया था। जैसे कि इंडिया में ट्राई कलर है ना, फ्लैग कैसा है इंडिया में? मैम ट्राई कलर है। कौन कौन से कलर्स हैं? मैम ऑरेंज, मैम केसरी, हम्म, वाइट एंड ग्रीन। yes, तो तुम्हारा जो होमवर्क है आज का, कि जो फ्रेंच का फ्लैग देखेंगे आज और उसका कलर ढूंढेंगे कि फ्रेंच के फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं। ठीक है। उसके बाद एक नेशनल असेंबली सेटअप कर दी गई। जो जनरल स्टेट था जिसमें ज्यादातर बड़े जो कास्ट के लोग थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग रहते थे, उसके आधार पर सिटीजन्स के लिए एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में कौन लोग होंगे? आम जनता भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रांस का अपना एक फादरलैंड होगा, फ्रांस के जो नागरिक होंगे उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। फ्रांस का एक नया फ्लैग होगा जो कि ट्राई कलर होगा, ठीक है, जिसने कि पुराने फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। फिर वहां पर द स्टेट जनरल होगा के स्थान पर नेशनल असेंबली होगी, राष्ट्रीय सभा होगी। नेशनल असेंबली मतलब एक राष्ट्रीय सभा होगी जो कि आम जनता की होगी। फिर वहां पर न्यू हाइम्स वर कंपोज। न्यू हाइम्स वर कंपोज मतलब नए गीत गाए गए, वहां पे ओथ ली गई, और जो मार्टियर्स होते थे जिन्होंने बलिदान दिया है उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी। ये सब किसके नाम पे था? इन द नेम ऑफ नेशन। तो जैसे कि वहाँ पे नेशनल एंथम फ्रांस का बना दिया गया होगा, राष्ट्रीय गीत लिखे गए होंगे, वहाँ पे मंत्रियों द्वारा, मिनिस्टर द्वारा ओथ ली गई होगी देश के प्रति। तो these are the about the फ्रांस। फिर वहाँ पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए गए। ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई पॉइंट जो छूट गया हो, जो नहीं समझ में आया हो? एनी पॉइंट? एनी पॉइंट जो समझ नहीं आया बेटा? हाँ विनय, मेरी आवाज आ रही है? विनय, यस मैम। कोई डाउट है किसी पॉइंट में? नो मैम। ओके बेटा। फिर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी वहां पे, एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, एंड ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। जितनी भी आंतरिक जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था इधर उधर जाने में, सीमा शुल्क लिया जाता था, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया, और वहां पे एक जैसे माप तोल के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, यानी कि जो वेट्स एंड मेजर्स होंगे, वेट्स एंड मेजर मतलब नापना और तोलना, वो एक जैसा रखा गया।
ठीक है बच्चों। और रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको नहीं माना गया। अब फ्रांस की एक ही लैंग्वेज रखी गई, दैट इज फ्रेंच। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस नाउ? मैम फ्रेंच। Yes, very good. French was the official language of France now. तो इससे हमें क्या पता चलता है? फीलिंग ऑफ व्हाट? ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं जो फ्रांस में लागू किए गए, इनसे कौन सी फीलिंग आई? आश्रिया? मैम मैम बंधन की फीलिंग आई कि मैम सर्वेंट्स बनाया गया है। नो बेटा, यहाँ पे जो हम ये पढ़ रहे हैं दैट इज फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि एक, हम सब एक हैं, ऐसी फीलिंग फ्रांस के लोगों में लाई गई थी। कैसे लाई गई? कि उनका अपना एक फादरलैंड होगा, जो नागरिक होंगे उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। फ्रांस में एक नया झंडा लाया गया जो ट्राई कलर का होगा। जनरल स्टेट की जगह, स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, सिटीजन्स का। फिर वहां न्यू हाइम्स कंपोज की गई, नया नेशनल एंथम लागू किया गया, लोगों ने ओथ ली, जो मार्टियर्स थे, जो शहीद हो गए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई इन द नेम ऑफ नेशन। ठीक है। और जो सिस्टम था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पे लागू किया गया, एक जैसी व्यवस्था लागू की गई, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सिटीजन, तो सभी नागरिक क्या थे? बराबर थे। फिर जो इंटरनल कस्टम्स होते थे, ड्यूटीज होती थी, उनको अबॉलिश किया गया। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर लाया गया, और वहां पे डिस्करेज किया गया कौन सी लैंग्वेजेस को? मैम क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल लैंग्वेजेस। यस, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, क्षेत्रीय भाषाओं को डिस्करेज किया गया, एंड द ओनली लैंग्वेज वाज French. यस, फ्रेंच वाज द ओनली लैंग्वेज जिसको कंसीडर किया गया, जो कॉमन लैंग्वेज मान ली गई थी। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा? एनी डाउट, एनी पॉइंट? When did this changes took place? ये changes कब आए Yes, फ्रांस ma'am. में? मैम कब आए? 1789। Yes, when the French Revolution was broke out in France on 14th July 1789. After that, many changes took place in France to bring the common identity among the people of France. लोगों में सामूहिक पहचान बनाने के लिए विभिन्न परिवर्तन किए गए। किसमें? फ्रांस के लोगों में। Can anybody tell me these changes? जो ये परिवर्तन किए गए फ्रांस में, कौन कौन से थे? Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, first he changed the color of flag. He now the French flag become blue, white, and red color. He changed the language and they say that French is the official language of French, हम्म, France, and And he still now general declared that to fatherland and citizenships. okay. Ashia, can you tell me? Ashia, what were the changes? मैम Ashia, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। इतना ही पता है कि मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज बनाया गया था, और जो मतलब रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको अबॉलिश किया गया, और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज कह दिया गया। और दूसरा मैम, जो मर्त्यास थे उनकी याद में ओथ्स लिए गए और न्यू हिम्स बनाए गए। ओके। इससे पहले के जो 3 पॉइंट्स वो क्या थे? द आइडिया ऑफ ला पात्रे, यानी कि फ्रांस का अपना एक फादरलैंड होगा, अपनी एक भूमि होगी, और वहां पे जो उसके सिटीजन होंगे उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? अगेन रिपीट। आशिया आप बताओ। मैम जो ला पैट्रे, जिसे फ्रेंच में द फादरलैंड के नाम से जाना जाता है, और ली सिटियन, जिसे द सिटीजन कहा जाता है, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि वहां पे फ्रांस में एक नया फ्लैग आ गया जो ट्राई कलर का था, जिसने कि पुराने फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग को रिप्लेस किया। ठीक है। तो उनकी आइडेंटिटी बनाने के लिए, उनकी पहचान बनाने के लिए फ्रांस में एक नया फ्लैग आ गया था। सेकेंड पॉइंट रिपीट करो।
मैम एक नया फ्लैग लाया गया जिसके 3 कलर थे, रेड, व्हाइट और ब्लू। एंड इट वाज रिप्लेस। मैम रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके किया। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि वहां पे एक, पहले क्या होता था फ्रांस में, स्टेट जनरल हुआ करता था, और स्टेट जनरल में ज्यादातर फर्स्ट और स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। और उसके स्थान पर उसको उसके उसकी जगह अब नागरिक उसमें पार्टिसिपेट करने लगे एक्टिवली, जो कि इलेक्टेड होते थे। तो इस स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। क्या चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में एवरी सिटीजन कैन पार्टिसिपेट। ठीक है। अब बताओ थर्ड पॉइंट। मैम थर्ड पॉइंट यही कहता है कि पहले स्टेट जनरल द्वारा एक जनरल किया जाता था जिसमें पार्टिसिपेंट्स सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के पीपल ही कर पाते थे पार्टिसिपेट, और जो मतलब थर्ड स्टेट था उनको कोई राइट नहीं था। लेकिन फिर बाद में इसे नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसमें सभी इक्वली पार्टिसिपेट करने लग गए, ओके। कॉमन पीपल। ओके। फोर पॉइंट था कि न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए गीत लिखे गए, नए राष्ट्रीय गीत लिखे गए, न्यू नेशनल एंथम लिखी गई। ओथ वर टेकन, मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने ओथ लेनी शुरू की, जिसका मतलब था कि वो देश के प्रति वफादार रहेंगे, और जितने भी मार्टियर्स थे, जिन पे जो भी शहीद बलिदान हुए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई इन द नेम ऑफ नेशन, देश के नाम पर। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है? मैम नए राष्ट्रीय गीत कंपोज किए गए और ओथ्स भी लिए गए, और जो मर्त्यास थे उनको श्रद्धांजलि दी गई नेशन के तरफ से। ओके। फिर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि सारे जो नागरिक हैं, जो फ्रांस में रहने वाले जो नागरिक थे, उनके लिए एक जैसे कानून लागू किए गए। ठीक है। फिर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, उनको अबॉलिश कर दिया गया। जैसे जगह जगह पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती थी कि भाई इससे टैक्स लेना है, इससे टैक्स लेना है, वो सब खत्म कर दिया गया। और वहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर लागू किया गया। नाप तोल एक जैसा होगा पूरे देश भर में। तो यानी कि जो, जैसे मान लो आज की डेट में 1 किलो का बाट है या आधा किलो का बाट है, तो कितने ग्राम का होगा आधा किलो का बाट? मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जो हाफ केजी का वेट होगा, हाफ केजी का, इंडिया की बात कर रही हूँ, जो हाफ केजी का वेट होगा वो कितने ग्राम का है? 500 ग्राम। यस। तो 500 ग्राम का है, तो 500 ग्राम का मतलब वो पूरे इंडिया में लागू है ना। तो ऐसे उस समय फ्रांस में कर दिया गया कि जो भी वेट्स एंड मेजर्स नापे जाएंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है। कैन एनीवन टेल मी दिस पॉइंट? मैम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया, जिसमें सिटीजन्स को सभी बराबर रूल्स को, मतलब पूरे देश के नागरिकों को सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। ओके। और फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैम मैम आपने जैसे एग्जांपल दिया, जैसे भारत में आधा किलो 500 ग्राम्स है, तो उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। तो बस वही रूल था जो मतलब फ्रांस में भी लागू किया गया। यस, वेरी गुड। फ्रांस में भी इसको क्या किया गया था, लागू किया गया। देन लास्ट पॉइंट आपको पता ही आशा, जो आपने भी डिस्कस किया मुझसे, वो क्या था लास्ट पॉइंट? मैम लास्ट पॉइंट ये था कि रीजनल लैंग्वेजेस को अबॉलिश किया गया और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन दिया गया दर्जा। यस, वेरी गुड। आई होप बच्चों आपको ये फ्रांस के बारे में आज जो हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, वो सब बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। शुरुआत हमने इस चैप्टर में की फ्रेडरिक सल्यू के द्वारा, जो एक पेंटर थे जिन्होंने की वर्ल्ड को अपनी पेंटिंग के माध्यम से डेमोक्रेसी और लिबर्टी के बारे में बताया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया आफ्टर 1789 में, जिसमें कि लोग जो थे वो अपने देश को नेशन स्टेट के रूप में देखने लगे थे। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी थी, और इस नेशनलिज्म फीलिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस gathered and got collectively united. Is it clear to all of you? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। विनय या कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट खींच के मुझे अटेंडेंस भेज देगा।
इन योर क्लासरूम, SST का जो ग्रुप है उसमें बना हुआ है, उसमें आप अटेंडेंस, कोई एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी ले ले और वो अटेंडेंस स्क्रीनशॉट पे खींच के मुझे भेजेगा। ओके बच्चों? मैम मेरा ये वाला नंबर आप दूसरा नंबर ऐड कर सकते हो? हाँ बेटा, आप मुझे भेज देना, मैं ऐड कर दूंगी। ओके मैम। ओके, बाय बच्चों। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद बेटा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है? जो पहले चले गए तो मेरी गलती नहीं है।